नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां सिंघाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद की। बताया चले आरोपी पहले भी कुछ मामले में वांछित चल रहा था। आरोपी को पकड़ने के दौरान उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम में विजय उर्फ मिंटू सनोप लीलाराम गुजर निवासी इश्कपुरवा, जो हमारे एक मारपीट के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर पर गई, तो पुलिस को देख करके भाग लिया, जिसका पीछा कर दस्तयाब किया, जिसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल मिली है। इस साल झालावाड़ में मावठ खुलते ही किसानों ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उस दौरान रबी सीजन में रायपुर क्षेत्र में किसानों ने प्याज कम क्षेत्रफल में लगाया है। प्याज की रोप तैयार करके किसान दोबारा खेतों में चौपाई का काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अब किसानों को प्याज के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। किसानों ने बताया कि प्याज के पौधे तैयार करने में 40 दिन का समय लगता है। इसके बाद प्याज की चौपाई करने के बाद 60 दिन में प्याज तैयार होता है, जिसमें निराई गुजाई और खरपतवार पर दवाइयों का अधिक खर्च होता है। उधर सिरोही में केंद्रीय विद्यालय संगठन के 60वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामुदायिक भोज का भी अरेंजमेंट किया गया। इस दौरान बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और देशभक्ति गानों से समा बांध दिया। वहीं स्कूल के प्राचार्य ओम प्रकाश जाखड़ ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना 60वां स्थापना दिवस हरित जयंती के रूप में मना रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने, छात्रों की प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मक का पोषण देने के उद्देश्य से की गई थी। उधर टोंक जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 दिसंबर को कृषि ऑडिटोरियम से इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रा का उद्घाटन करेंगे और यह सभी रथ जिले के 4 विधानसभाओं में जाएंगे। इन रथों का मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ सके। मैंने उपखंड अतिरिक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को इस पूरी योजना का प्रभारी अधिकारी अलग अलग ब्लॉक में बनाया है। उपखंड लेवल के नोडल अधिकारी जो हैं वो उपखंड अधिकारी होंगे और हमने प्रतिदिन एक शिविर में एक डे नोडल अधिकारी जो वहाँ पर इस पूरे शिविर की पूर्व तैयारी, शिविर का सफल आयोजन और सिविल में होने वाले कामों का पूरा सॉफ्टवेयर पर अपडेशन, मोबाइल ऐप पे अपडेशन जो भारत सरकार के हैं, ताकि प्रतिदिन की रियल पोजीशन, रियल जो उन कैंपों की हमारी प्रगति है वो सेम टाइम सेम डे अपलोड की जा सके। बिफोर नून और एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आफ्टरनून, इस तरीके से एक जो यात्रा का रथ है, वैन है, वो वैन एक दिन में 2 यात्रा को कवर करेगी। लेकिन वहाँ पर जो शिविर है जिससे लोगों का चिन्हीकरण किया जाएगा, लाभान्वित करने का काम किया जाएगा, सभी विभागों की वहाँ उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। तो ये जो काम है ये वहाँ पर एक तरीके से पूरे दिन भर के लिए हमारा कैंप है वो आयोजित होगा। आमजन से मैं अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि आप इस यात्रा का बहुत अच्छे तरीके से, आपके यहाँ ये यात्रा आ रही है, आप उसमें भागीदार बने, उसका स्वागत करें और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में आप वहाँ पर समझें, उनकी योजनाओं की पात्रता को समझें। नागौर के मुख्य मेड़ता खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय में मेड़ता ब्लॉक सेक्टर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में विकसित भारत संकल्प यात्रा, मेरी कहानी मेरी जुबानी वीडियो पर चर्चा, युवन ऐप पर टीकाकरण, IHIP आभा ID आदि को लेकर चर्चा की गई। मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवरतन परतानी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू 22 दिसंबर से होगी। यात्रा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वेलनेस गतिविधियों यात्रा इस आयुष्मान मंदिर पहुंचेगी, जहां प्राथमिकता के आधार पर नई बॉन्डिंग करवाई जाएगी।
उधर अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोबाइल लूट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें 26 नवंबर को 3 बाइक सवार लुटेरों ने एक युवक का मोबाइल फोन छीन लिया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। उसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये क्या मोबाइल लूट में है। जतिन पुत्र गुलाब चंद, जाति कोड़ी है, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी मालन की गली। परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे से झपट्टा मार के मोबाइल को ले गए। उसमें अनुसंधान किया गया। डीएसटी टीम द्वारा सूचना मिली कि इस तरीके से मोबाइल लूटने वालों की घेरे आए हुए हैं, तो उस पर गए, जांच पड़ताल करी और मोती डोंगरी से इसको लेकर आए, थाने पर ला करके पूछताछ करी। जुर्म कबूल करने पर इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। सांगानेर से बीजेपी विधायक भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। सीएम भजनलाल शर्मा के बर्थडे के उपलक्ष्य में धौलपुर में राजकीय जिला अस्पताल के ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में कुल 56 यूनिट रक्तदान किए गए। इस अवसर पर रक्तदान शिविर संयोजक मुकेश शर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्त की कमी से बहुत से मरीजों की मौत हो जाती है, ऐसे में आपके रक्त से पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सतीश दीक्षित ने कहा कि सीएम भजनलाल के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक नई प्रगति पथ पर है। मैं अपने युवा साथियों से अपील करता हूं कि वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। वो हमेशा गरीब, लाचार, बेबस, बेसहारा महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए उन्होंने नई नई योजनाएं बना रखी हैं और वो योजनाएं धरातल पर भी शुरू हो चुकी हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं में एक जोश संदेश दिया है कि आप भी मेरे साथ प्रगति पथ पर चलें। आज हमारे राजस्थान के आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी का जन्म दिवस है और आज ही वो दिन है जिस दिन वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज धौलपुर के सभी युवा भाइयों के ने एक ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। उनके जन्मदिन पर यह ब्लड कैंप लगाया गया है, जिससे कि जिनको ब्लड की आवश्यकता है, एक रक्तदान महादान होता है, इससे हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। यही संदेश जो हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने वो देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इसी क्रम में आज कैंप लगाया गया है। जय श्री राम। खबर राजस्थान के बानसूर से है, जहां हरसौरा थाना क्षेत्र के बसई नरुका गांव में एक नवविवाहिता की नसबंदी के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि हरसौरा सीएचसी पर 14 दिसंबर को नसबंदी कैंप लगाया गया था, जिसमें एक महिला की नसबंदी करने के बाद कुछ ही घंटे के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते परिजन उसे ततारपुर अस्पताल लेकर गए, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। इसकी रात से ही तबीयत खराब थी। जैसे जैसे हमने रात काटी और सुबह इसको लेकर गए ततारपुर चौराया, तो रास्ते में इसने दम तोड़ दिया जी। उसके बाद में हरसौरा लेकर आए, हरसौरा वाले यहाँ रफ्त कर दिया जी। हम तो ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई जो भी है, जो दोषी है उसको नसबंदी टीम की उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको मुजरिमों को भी कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं सर। कौन सी जगह का मामला है? बसई नरुका जी। हरसौरा थाना। मृतका का नाम क्या है? मोनिका। हाँ जी। डॉक्टरों की घोर लापरवाही। उसकी शाम से तबीयत खराब थी। जैसे जैसे हमने रात काटी, सुबह ज़्यादा तबीयत खराब हुई, हम ततारपुर ले जाने के लिए रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। 14 दिसंबर 2023 को नसबंदी कैंप हरसौरा अस्पताल में लगा था। इसमें मोनिका वाइफ ऑफ सोमवीर बसई नरुका की जो रहने वाली थी, उसने भी अपनी नसबंदी यहाँ पे ऑपरेशन करवाया था, नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। आज
उसकी तबीयत खराब होने से आज उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उनके जो परिजन है वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए बॉडी यहाँ पे हरसोरा यहाँ पे अस्पताल में लाए थे और उनमें थोड़ा सा विरोध था। उनको मैंने समझाइश करी, समझाइश करने के बाद हम वो पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गए और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। खबर राजस्थान के कटुमर से है, जहां मुख्य बाजार के गणेश मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ने लगा। श्रद्धालु मनीष खंडलवाल ने बताया कि हर साल गणेश जी महाराज मंदिर पर अन्नकूट महाप्रसाद का आयोजन होता है, जिसके तहत 15 तारीख को कस्बे का बाजार का अवकाश होने के कारण अन्नकूट महाप्रसादी भंडारे का आयोजन रखा गया। वहीं इस मौके पर प्रातःकाल से ही मंदिर महंत अशोक भारद्वाज के द्वारा गणेश जी महाराज का विधि विधान पूजा अर्चना हुआ और सभी लोग भोग लगाकर श्रद्धालुओं की महाप्रसादी शुरू हुई। क्या बताएंगे? गणेश जी महाराज का भोग लगवाया, अन्नकूट प्रसाद का भोग। अच्छा, कितने बजे लगा है भोग लगभग? 10 बजे से भोग लग गया, शाम तक प्रसादी का चलता रहेगा। श्रद्धालु कैसे आ रहे हैं, क्या बताएंगे? श्रद्धालु आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। कितने लगभग आ गए हैं वो? तो कितने 5-6 हज़ार आदमी का भंडारा है। खबर राजस्थान के नागौर से है, जहां जिला कलेक्टर अमित यादव जियाबाड़ी पहुंचे। अमित यादव ने उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा के साथ उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व मामले में निस्तारण और अन्य राजस्व मामले में 100% उपलब्धि हासिल किए जाने पर उपखंड अधिकारी की कार्यशैली की प्रशंसा की। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रियाबड़ी ब्लॉक में उपखंड कार्यालय रियाबड़ी का निरीक्षण था, जो एनुअल निरीक्षण होता है। साथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसका संबंध में मीटिंग भी थी। तो जैसा आप सभी जानते हैं, अभी 16 तारीख से प्रत्येक गाँव अपने एक वीडियो वैन जो आएगी, जिसमें जो सरकार की जो इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार की, जैसे PM सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, साथ में SBM की है, साथ में अपने जो कृषि की है, पोषण अभियान है, ये सभी योजनाओं का उसके माध्यम से बताया जाएगा। इस जो संकल्प यात्रा जो है, इसका पर्पज जो है 3 है। एक तो IEC है, सेकंड जो है बेनिफिशरीज़ का 100% सेचुरेशन करना है, जो छूटे हुए बेनिफिशरीज़ हैं उनका सभी का रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अलावा जो अपने जो लाभार्थी हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको उसके अंदर बताना है। लूणी क्षेत्र में इन दिनों हाथी के संग संतों का समूह सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पहुंचा है। महंत नटवर गिरी महाराज ने बताया कि 1 साल पहले मथुरा गोवर्धन से एक हाथी के संग सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए राजस्थान के लिए निकले थे, जहां से जगह जगह रुकते हुए लूणी क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ धार्मिक स्थलों पर विश्राम करते हुए आगे की यात्रा जारी है। वहीं लोग हाथी को गुड़, चपाती और अन्य आइटम खिला रही है। महंत ने सनातन के प्रचार की कड़ी में बताया कि हर व्यक्ति को सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। महंत नटवर गिरी और हम सत्य सनातन का अपना प्रचार करते हुए सभी राजस्थान में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं संस्कृति के प्रति अपने की, और सबसे यही आग्रह करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति का जितना आपसे सहयोग हो सके संस्कृति की रक्षा करें। और आज की समय में आज हम लूनी में निवास कर रहे हैं और यहाँ सभी लोगों को जागरूक कर। खबर प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल की है, जहां पार्किंग व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बाहर सड़क पर गाड़ियां लगानी पड़ रही है। स्थिति है कि जिला अस्पताल में एम्बुलेंस के भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। दरअसल अस्पताल के मेन गेट के विस्तार के लिए इन दिनों निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जहां पर नेशनल हाईवे उनके होने के बावजूद यहाँ विभाग की ओर से दीवार खड़ी कर दी गई है, जिस कारण वाहनों को पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची और यहाँ हादसे होने की संभावना बढ़ गई है। बढ़ेंगे आगे। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां ADC कोर्ट नंबर 2 ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। पीड़ित के मुताबिक उसकी बेटी की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसका पति बेटी को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था और इसी कड़ी में 22 अक्टूबर 2019 को पति की पिटाई से उसकी मौत हो गई। वहीं अब इस मामले में आरोपी को सजा का ऐलान हुआ है।
उद्योग नगर में डालचंद द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया था डालचंद पुत्र बाबूलाल सैनी द्वारा कि उसकी बच्ची की शादी 2018 में हुई थी और 22/10/2019 को सूचना मिली कि मेरी बेटी को मार दिया। मैं मालूम पड़ी तो वो पहले से शराब पीकर उसके साथ दहेज की मांग करना, मारपीट करना, मानसिक रोग से परेशान रखना, उसको बंद कमरे में रखना, खाना नहीं खवाना। उसकी मौत की सूचना हुई तो वो दाह संस्कार कर रहे थे। उसको मौके पर प्रवादी डालचंद द्वारा उसको रोकवाया गया और थाने को सूचना की गई। थाने ने उसमें मुकदमा FIR संख्या 482/2019 उद्योग नगर में दर्ज की। अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन मुलजिम के निरंजन सैनी उर्फ लाला के खिलाफ 498A 304B IPC में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद ट्रायल के दौरान अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने पूर्ण गवाह होने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट FS रिपोर्ट आने के बाद आज दिनांक 15/12/2023 को श्रीमान न्यायालय द्वारा 498 में 3 वर्ष और 5,000 रुपये का अर्थदंड व अदम अदायगी का 1 माह का कारावास और 304B में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा। खेतड़ी उपकोष कार्यालय में पिछले काफी समय से स्टाम्प और टिकट उपलब्ध नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या से परेशान होकर वकील और स्टाम्प वेंडर्स ने SDM को ज्ञापन देकर व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। खेतड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हवा सिंह पेबरवाल ने नेतृत्व में SDM जयसिंह चौधरी को दिए ज्ञापन में बताया कि खेतड़ी उपकोष कार्यालय में पिछले 8 माह से स्टाम्प और टिकट नहीं उपलब्ध हो रही। इस दौरान SDM जयसिंह चौधरी ने जिला कलेक्टर से बात कर समस्या को लेकर अवगत कराया है। सभी स्टाम्प वेंडर संघ के सारे स्टाम्प वेंडर्स और हमारे अधिवक्ताओं की तरफ से मेरे को अध्यक्ष अभिभाषक संघ खेतड़ी को नियुक्त किया और हम सब ने खेतड़ी की जनता टिकट के लिए और स्टाम्प के लिए भारी परेशानी से गुजर रही थी और यहाँ ट्रेजरी में किसी गमन को लेकर के सीज किया हुआ था और उस चीज़ के तहत यहाँ ये उपलब्ध होने से यहाँ के ट्रेजरी के जो टिकट के लिए स्टाम्प के लिए जनता को स्टाम्प वेंडरों को भारी समस्याएं हो रही थी। झुंझुनू से नीमका थाना से कहीं से दूसरी जगह से दूसरे टिकट ला करके काम की भी चला रहे थे। इसके समस्या को भारी समस्या को समाधान करने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर के आज उपखंड अधिकारी खेतड़ी को ज्ञापन दिया गया और जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करने की मांग की गई है। मैं स्टाम्प वेंडर की तरफ से जो है आज SDM साहब से मिला था कि साहब हमारे पास जो है न तो कागज़ है, न टिकट है, न स्टाम्प्स है। 8 महीने हो गए ट्रेजरी को यहाँ से बंद किया। इसलिए जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द आपका निराकरण करूँगा और जिला कलेक्टर नीमका थाना से बात की है। अब वो क्या व्यवस्था करते हैं तो व्यवस्था हो जाएगी तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ सब तरह की दिक्कत हो रही है। बगैर टिकट के न्यायालय का काम भी रुका हुआ है। इसलिए जल्द से जल्द ये टिकट स्टाम्प की व्यवस्था करने के लिए SDM साहब ने हमको आश्वासन दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री शीशराम ओला की 10वीं पुण्यतिथि पर अजावता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। लोगों ने अपने प्रिय नेता को अजावता में उनके स्मारक स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उदयपुरवाटी विधायक भगवाना राम सैनी, पिलानी विधायक पीत रामकाला, खेतड़ी प्रधान मनीषा गुर्जर ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बताया चले शीशराम ओला झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद और 8 बार विधायक चुने गए थे और प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेताओं में उनकी गिनती होती थी। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 100 से अधिक नव विवाहित जोड़ों ने एक दूसरे का दामन थामा। समारोह का आयोजन एटा के सर्किट रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रेम रंजन ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में करीब 150 जोड़े विवाह के अटूट बंधन में बंधे। विवाह समारोह में सभी में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर विधायक मारहरा वीरेंद्र सिंह लोधी, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप जैन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये मंशा रहती है कि जनपद में जितने भी गरीब जोड़े हैं, चाहे वो ब्लॉकों से हो या नगर पालिकाओं से हो, नगर पंचायत से हो, उनका जो है एक सामूहिक विवाह का जनपद में कार्यक्रम आयोजित किया जाए। आज जैसा कि यहाँ पे करीब 150 जोड़ों का सामूहिक विवाह का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बीजेपी के जिलाध्यक्ष
नगर पालिका के अध्यक्षा महोदय, मारहरा के विधायक जी, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जो जोड़े हैं हमारे 150 जोड़े, उनके सभी परिवार के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज बड़े अच्छे से विवाह और निकाह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है और सभी लोग इसमें काफ़ी प्रसन्न हैं। हर्षोल्लास का माहौल है जैसा कि देखा जा सकता है। और इसी तरह से हम लोग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अधिक से अधिक जोड़ों का हम लोग विवाह कराएं, तो आगे भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम जारी रखेंगे और हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस साल लगभग 1000 जोड़ों का विवाह इस जनपद में कराया जाए। यूपी के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरसिया कला गांव में जेसीबी चालक की पुलिस ने पिटाई कर दी। आरोप है कि रंगदारी नहीं दिए जाने पर पुलिसकर्मियों ने चालक को बेरहमी से पीट दिया। इसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को गांव से बाहर खदेड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीण जख्मी चालक को साथ लेकर थाने पहुंचे, जहां दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आक्रोशित ग्रामीणों को देखकर एसएचओ ने किसी तरह के ग्रामीणों को शांत कराया। हालांकि इस घटना के कुछ देर के बाद पुलिस अधीक्षक ने उक्त पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। थाने पे इसलिए आया क्या कि हमारा छोटा भाई था, 20-21 साल उम्र थी, अरमान अंसारी नाम था। सिरसिया काला ग्राम सभा में एक आदमी का आया था लेटरूम खोदने के लिए, और लेटरूम खोद के जो वहीं ग्राम सभा से बाहर रोड पे हुआ, कप्तानगंज वाले रोड पे अरविंद गिरी और उनके साथ में एक और आदमी थे, एसओ साहब की गाड़ी लिए हुए थे। ये लोग जा रहे थे, उसके बाद उसको रोके हैं, वो रोका है, कह रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए। कि कहा किस बात के लिए, खनन विभाग से हैं कि कहाँ से हैं। उसके बाद वो फिर बैठा स्टार्ट किया है, पीछे से लोग दौड़ाना शुरू किए हैं, ले गया है छेदी यादव के दरवाजे पे जहाँ गाड़ी खड़ा करता है, वहाँ गाड़ी जेसीबी खड़ा करके उतरा है। उसके बाद से ये अरविंद गिरी उसमें खपचा रखा हुआ था, उठा के मारना शुरू कर दिया है। 2 दीवार मकान के बीच में उसको दोनों लोग मारे हैं। पब्लिक वहाँ जुटी है, धक्का मुक्की करके गाड़ी लेके भागे हैं सरेहे के रास्ते। कोटवा पड़े होके आए हैं, गाड़ी पिपरा थाने पे खड़ा करके नेबुआ नौरंगिया, और उसके बाद से यहाँ से थाना छोड़। जयपुर की हल्की गुलाबी सर्दी की सुबह शुक्रवार को केसरिया रंग में रंगी नजर आई। एयरपोर्ट से लेकर शपथ ग्रहण स्थल तक पूरे जयपुर शहर को भारतीय जनता पार्टी ने केसरिया रंग में रंग दिया था। इसी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले भजनलाल शर्मा अपने 55वें जन्मदिन पर राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भारी संख्या में न सिर्फ राजस्थान बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोगों ने हिस्सा लिया। क्या कुछ लोगों की राय रही, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हम इस समय खड़े हैं। अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पदार्पण किया है और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और बैरवा जी को यहाँ पर शपथ दिलाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक बुजुर्ग महिला भी है, उनसे भी जानेंगे। माता जी, आज भजनलाल जी के शपथ ग्रहण में आप यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए हैं, क्या कहना चाहिए? जय श्री कृष्ण। मोदी साहब जैसे नेता आज दिन तक विश्व में न तो हुए हैं न होंगे, और मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहला सुरक्षा, दूसरा विकास, और तीसरा हर कार्य में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और हर तरफ से विश्व में हर जगह दोस्ती करना और अपना नाम रोशन करना भारत में, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अब जो बनेंगे भजनलाल शर्मा जी, उनसे क्या कुछ आशाएं और अपेक्षाएं हैं? हमें पूरी आशा है और पूरी आशा पे खड़े उतरेंगे। ये सच्चे वैष्णव हैं और ये सुरक्षा में भी अच्छा काम करेंगे और सफलता हर चीज में इनको भगवान देंगे, और विकास भी बहुत अच्छा करेंगे। बहुत सरल स्वभाव है और बहुत अच्छे हैं। श्रीमती उषा शर्मा जी आपने देखा राजस्थान की एक बुजुर्ग महिला है, इनका साफ तौर पर कहना है न सिर्फ ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक है, बल्कि भावी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की भी ये प्रशंसक है। इनका साफ तौर पर कहना है कि नेतृत्व में अब राजस्थान नित नई प्रगति की ओर अग्रसर होगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं और भजनलाल जी का शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सभी बहुत ही उत्साहित है। माननीय
मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के साथ साथ में अभी सभी शपथ ग्रहण करेंगे। राजस्थान एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। हम लोग सभी आशा करते हैं कि जिस तरह से पिछली सरकार में कुशासन रहा है उससे सभी को मुक्ति मिलेगी और जो राजस्थान में सुचारू रूप से कानून व्यवस्था सुचारू रूप से होगी, महिला अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी और जो ये तुष्टीकरण की जो राजनीति उन सबसे मुक्ति मिलेगी और डबल इंजन की सरकार के साथ में राजस्थान विकास के पथ पर अग्रसर होगा। सर लगातार बीजेपी ने अपने पूरे इस प्रचार प्रसार के दौरान एक चीज पर विशेष बल दिया था कि डबल इंजन की सरकार अगर राजस्थान में आएगी तो विकास भी डबल स्पीड से होगा और आज डबल इंजन की सरकार ने विधिवत रूप से शपथ ग्रहण कर ली है। क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव का मैनेजमेंट इतना अच्छा किया और एक ऐसे लोगों को चुन के आज उन्होंने विधानसभा में भेजा है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में से हैं, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ दिया कुमारी जी जो उन्होंने लाए हैं उप मुख्यमंत्री। तीसरे हैं प्रेमचंद जी। तो ये तीनों ही जो है चौंकाने वाले नाम हैं। इसके अलावा जो आपने बात की डबल इंजन की, अब मैं राजस्थान की जनता को अपनी तरफ से, मैं गुंजन वशिष्ठ हूँ, संभाग प्रभारी हूँ, मीडिया का काम देख रहा हूँ संगठन में, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ और विश्वास दिला सकता हूँ कि वास्तव में जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया। गारंटियों को आप देख सकते हैं, 370 राम मंदिर, ये सब गारंटियों में शामिल थी और जो गारंटियाँ मोदी जी ने आज दी हैं, जो इस राजस्थान के चुनाव में, इस चुनाव प्रचार में दी है, वो सभी पूरी होगी। हमें पूर्ण विश्वास है और आपका साथ चाहिए, हम इनको पूरा करेंगे। और जाहिर सी बात है कि राजस्थान के इस नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों से भी कई लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही देख रहा हूँ कि हमारी जो सेकंड लाइन है उसको नेतृत्व सौंप दिया। 2047 का जो लक्ष्य है वो हमको सामने दिख रहा है। मेरी भी 70 साल उम्र हो रही, 40 साल में अमेठी से खाली करा पाया था कांग्रेस की सीट। आज मैं इसीलिए आया था कि जो सेकंड लाइन है हमारी वो हमको जो है नेतृत्व देगी और 2047 का जो भारत का लक्ष्य है वो पूरा होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वहाँ पे अपराधी थर थर कांपते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। कहीं ना कहीं राजस्थान में भी आवाज उठ रही थी कि योगी जी का बुलडोजर यहाँ पर भी चले। उससे लेकर अब आपको क्या लगता है, राजस्थान में भी अब डबल इंजन की सरकार है? डबल इंजन की सरकार जहां भी रहेगी, अपराध और अपराधी नेस नाबूद हो जाएंगे। चाहे योगी जी होंगे, चाहे भजन लाल जी होंगे। व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन जो हमारा संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन हमारा मुख्यमंत्री बढ़िया करेगा और दिखाई पड़ेगा कि अपराधी प्रदेश छोड़ देंगे या उनको नेस नाबूद कर दिया जाएगा। यही मेरा विश्वास है। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? मैं धोत सीकर से आया हूँ, राजेंद्र सिंह शेखावत शाहपुरा, और राजस्थान शहीदों के लिए काम करता हूँ। मेरा बनने वाली सरकार से पहला छोटा सा आग्रह है कि पत्नी पसंद की हो सकती है, माँ पुण्य से मिलती है, तो शहीदों के माता पिता को 30,000 पेंशन मिले और पेपर चोरी के जो भी प्रकरण हैं उन सबको पूर्ण निष्ठा के साथ सुलझाएं और युवाओं को रोजगार दें। और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में राजस्थान के विकास के पथ का पहिया वो दुगुनी गति से दौड़ेगा। और मोदी जी जब दिल्ली से रवाना हुए तो उनसे पूछा गया कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर न रामेश्वरम काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। तो मोदी जी ने कहा मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वरम काशी, मैं लेने जा रहा हूँ वीरों की पद्धूल, वहीं हमारे दीप जलेंगे, वहीं चढ़ेंगे माला फूल। तो मोदी जी के आदेश से जनता ने माला फूल पहना करके मोदी जी के चुने हुए व्यक्ति को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ मोदी जी के सानिध्य में हो गई है। और मुख्यमंत्री जी अब अपनी कार्रवाई अपनी टीम के साथ में पूरे राजस्थान के भले के लिए करेंगे, ऐसी हमारी कामना है। आप कहाँ से आए हो सर? मैं जयपुर से आया हुआ हूँ। मैं सांगने क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और जिस क्षेत्र से जो है हमारे जो है विधायक के रूप में हमने उनको चुन करके भेजा और आज जो है मोदी जी ने उनको जो है उस पद पे पहुँचा दिया है जिस पद पे हमें आशा भी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी जी ने भेजा है तो हमारे शर्मा जी जो है बिल्कुल ही ऐसा काम करेंगे कि अपने जो है राज्य में ही नहीं, आप देश में जो है एक राजस्थान का परचम लहराएंगे। क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के जो सरपंच थे गांव में रहते हुए, सरपंच से लेकर के और ये पहली बार विधायक को एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के आज जो है एक प्रदेश की कमान संभाली है और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करेंगे। ये कुछ लोग हैं और जो कि आज नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे थे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करें। कहाँ से आए सर आप? मैं श्री माधोपुर तहसील से। क्या आशाएं और आकांक्षाएं हैं नए मुख्यमंत्री से? देखो, ये मोदी जी की नीति है। जैसे ये कांग्रेस में ऐसा नहीं होता,
अब हमारे को बीजेपी कार्यकर्ता किसी को मालूम नहीं था कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन जाए। ये बहुत ही अच्छा काम किया है मोदी जी ने। और हमारी तो एक ही मांग है, हमारी श्री माधोपुर से श्री जाबर सिंह जी खर्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। जाबर सिंह जी खर्रा पूरे राजस्थान के अंदर ईमानदार और दिग्गज नेता हैं। हमारी तो यही मांग है और मुख्यमंत्री के साथ उनको काम करने का मौका मिले। जय हिंद, जय भारत। ये कुछ लोग हैं जो राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी आए हैं और इन सभी लोगों की यही आशा और आकांक्षा है कि कहीं ना कहीं जो भी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, भले ही चुनौतियां उनके सामने कई होंगी, लेकिन ये तमाम लोग, राजस्थान की जनता उनका पूरा साथ देगी और राजस्थान को एक नए, हम कह सकते हैं, एक नई दशा और दिशा प्रदान करेगी। कुछ और लोग भी मौजूद है। भाई साहब, कहाँ से आए हो? मैं जोधपुर से आया हूँ, सदापुरा विधानसभा से। आप तो पुराने मुख्यमंत्री के काफी आसपास के हो। हाँ, आसपास के नजदीक के ही हम। पुराने मुख्यमंत्री ने कैसा राजस्थान को छोड़ा है और नए मुख्यमंत्री से आप क्या चाहते हो? देखो, पुराने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे टोटल भ्रष्टाचार थे, पेपर लीक के मामला हमारा राजस्थान अव्वल था, टोटली हर चीज में देखो तो हम पीछे रहे। तो अब हमारा जो नया मुख्यमंत्री है, सबसे पहले तो जिन्होंने ये गलत काम किए उन पे कार्रवाई करेंगे। जितने भी इन्होंने पेपर लीक किए, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, उन पे हम पहले लगाम लगाएंगे और हमारा जो नया मुख्यमंत्री है, हम नए विकास की नदियां बहाएंगे। अब ये कुछ लोग हैं जो राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों से आए हैं और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? भाई साहब जोधपुर से और मुख्यमंत्री जी के वार्ड से। क्या क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, बिल्कुल हमारे जो भजन लाल जी ने, जो हमारे प्रदेश महामंत्री थे, तो जोधपुर के अंदर भजन लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, संगठन को अच्छा दिशा और दी और राजस्थान के विकास के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो गए। इन सब लोगों का ये कहना है कि जो भी पुराने मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से, क्योंकि ये वहीं से ताल्लुक रखते हैं जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से उनकी जो हम कह सकते हैं कि पूरी जो कार्यशैली थी, उससे कहीं ना कहीं राजस्थान अपराध में नंबर 1 हो गया था, महिला अपराध में नंबर 1 हो गया था। अब इस कलंक को धोने की जरूरत है और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये नए जो मुख्यमंत्री है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चलेंगे और जो भी चुनौतियां नए मुख्यमंत्री की राह में आएंगी राजस्थान को चलाने में, इसे एक नए प्रगति के पथ पर लाने में, उन तमाम चुनौतियों का ये मुख्यमंत्री के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनसे मुकाबला करेंगे और राजस्थान को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? हम करौली जिले से आए हैं। क्या कहना चाहोगे? हमारी एक ही मांग है, नई सरकार का गठन हो चुका है, किरोड़ी लाल जी मीणा साहब को राज्य का गृह मंत्री बनाया जाए। जिस 5 साल किरोड़ी लाल जी ने संघर्ष किया है इस पार्टी के लिए, इस राज्य के लिए, 5 साल विपक्षी भूमिका निभाने वाले एकमात्र बीजेपी में लीडर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी थे। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को गृह मंत्री जैसा पद दे करके इस पार्टी को मजबूत बनाए, राज्य को मजबूत बनाए। जय। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? मैं बीकानेर नोखा से आया हूँ। क्या कहना चाहो? भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब, किसान और निष्ठावान कार्यकर्ता को अपना सीएम बनाया है और वो सीएम भी ब्राह्मण है। लंबे समय के बाद किसी पार्टी ने सीएम ब्राह्मण को बनाया और ब्राह्मण जाति का जो व्यक्ति होता है वो सभी कास्टों को समावेश कर लाता है एक साथ, उसका कोई विरोध नहीं करता, वो सभी जातियों में अपना समाज से बिठाकर वो शासन अच्छी तरह चला सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार भजन लाल जी को अपनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता में इसका ऊर्जा का संसार और निश्चित आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। राजस्थान की धरती रंग बिरंगी मानी जाती है। राजस्थान हम कह सकते हैं कि रंग बिरंगा प्रदेश माना जाता है। ऐसे ही रंग बिरंगी पगड़ी पहन के राजस्थान के परिवेश में एक हमारे साथ एक महोदय यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हो भाई? बांदीकुई से। क्या कहना चाहोगे? कहना ये चाहते हैं हमारे जो कैंडिडेट है भागचंद सैनी, उसको मंत्री के पद के लिए आए, ये आराधना है हमसे। नए मुख्यमंत्री से क्या आशा है आपकी? नए मुख्यमंत्री से आशा है कि हमारे को मंत्री बनाया जाए जी। और राजस्थान को आगे बढ़ाने में क्या कुछ आप आगे बढ़ाने के लिए जिसे हमारी आराधना है बढ़िया चलाए इसको। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि नए मुख्यमंत्री से, नई सरकार से इनकी यही आशा और आकांक्षा है कि अब आने वाले समय में राजस्थान कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़े, यही अब देखने वाली बात होगी। और राजस्थान की जो तमाम जनता है, यहाँ पर जो मौजूद जो लोग हैं जो यहाँ शपथ ग्रहण में आए, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान की जनता की तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन राजस्थान जहाँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं महिला अपराध हो या बेरोजगारों के साथ हुआ धोखा हो पेपर लीक के माध्यम से,
या फिर माफ कीजिएगा हम कह सकते हैं किसानों के साथ जो वादा किया गया था वो वादा पूरा ना किया गया, तो ये तमाम भले महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, युवा हैं, उन सब की जो आशा है वो कहीं ना कहीं इस डबल इंजन सरकार से बहुत ज्यादा है। और न सिर्फ मंत्रिमंडल का गठन बल्कि राजस्थान को अब आगे और कैसे उन्नति के पथ पर लेके जाएंगे, ये जरूर एक सबसे बड़ी चुनौती नए और भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सामने होगी। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है भजनलाल शर्मा जी की विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से, क्या कहना चाहिए? हम सबसे पहले तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक साधारण व्यक्ति जो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं उनको राजस्थान की लगाम सौंपी है, और आज जो भजनलाल जी ने शपथ ग्रहण की है मुख्यमंत्री की, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूँगा पिछले 5 साल में जो राजस्थान में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, युवाओं के पेपर लीक, छात्राओं को बेरोजगारी जो बढ़ी है उस पर लगाम लगेगा। आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों पहले कानून भी धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर जो इस तरह की घटनाएं घट रही है, गोगा मेडी जी का जो मर्डर हुआ उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की सरकार चल रही थी। उस सब पर लगाम लगाते हुए भजनलाल जी से उम्मीद करते हैं कि वो पूरे राजस्थान का विकास और इस सब चीज़ों पे लगाम लगाएंगे। और आप देखोगे कि वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, आज मुख्यमंत्री शपथ लिए उन्होंने, हम सभी को उम्मीद ही नहीं भरोसा है कि वो पूरे राजस्थान में विकास, सभी तरह से युवाओं को बेरोजगारी से दूर और छात्रों को एक नई उम्मीद के साथ ये जो पेपर लीक और ये हो रहे हैं उनसे बचाते हुए सबके साथ रहेंगे। साफ तौर पर जिस प्रकार से कई लोगों से हमने बात की, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि युवाओं के सामने जो समस्या है, बेरोजगारों के सामने जो समस्या है, महिलाओं की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, तमाम समस्याओं से नए जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी अपने नई सरकार के साथ, अपने नए मंत्रिमंडल के साथ इन तमाम समस्याओं को दूर करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, किसानों को उनका उचित न्याय दिलाएंगे, महिलाओं को जो अपराध जो यहाँ पर लगातार बढ़े उन अपराधों से मुक्ति दिलाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा दिलवाएंगे। ऐसी इस जनता की अपने नए मुख्यमंत्री से, इस डबल इंजन सरकार से आशा भी है और आकांक्षा भी है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में आज भजनलाल शर्मा ने शपथ ली। नई मुख्यमंत्री और नई सरकार के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं और कैसे इनका सामना किया जा सकता है, इसके लिए नवतेज टीवी ने राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारों से जानी उनकी राय। अपराध से लेकर फाइनेंस से लेकर प्रशासनिक दृष्टि से सभी ओर से राजस्थान चुनौती से भरा हुआ है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनना इतना कठिन नहीं है जितना मंत्रिमंडल चुनना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये टीम अच्छा काम करेगी और राजस्थान को नए विकास के सोपान पर ले जाएगी। भजनलाल जी से भी प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी आशा है कि राजस्थान का विकास होगा, हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता है, ऊर्जावान है, नए हैं और पूरी उत्साह के साथ काम करेंगे, ऐसी सबकी अपेक्षा है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आज शपथ ग्रहण कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने का, हम कह सकते हैं एक तरीके से, आशीर्वाद दिया। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सर, आज नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करी है, नए मुख्यमंत्री से क्या कुछ आशाएं हैं आप? नहीं, आशाएं तो हर मुख्यमंत्री से रहती है। इन भजनलाल जी से भी प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी आशा है कि राजस्थान का विकास होगा, हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है जो कई दिनों से चर्चा में, उसकी हमें उम्मीद है कि महिलाओं की सुरक्षा को तवज्जो मिलेगी। सर, इन पूरे 4.5-5 साल में महिला अपराध एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो राजस्थान में हमने देखा है, उसको लेकर क्या कुछ आशाएं और हम कह सकते हैं नए मुख्यमंत्री से हैं आप? निश्चित रूप से जनता को बड़ी अपेक्षाएं हैं और नई सरकार आई है, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं और महिला अपराध जो इस तरह से बेतहाशा बढ़े थे उन पे लगाम लगेगी और निर्दोष लोगों को जिस तरह से अत्याचार का शिकार होना पड़ रहा था उन पे एक तरह के उनको एक आशा की किरण जगी है और निश्चित रूप से भजनलाल जी अपनी जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जो समस्या जो आने वाली है नए मुख्यमंत्री के सामने, वो क्या आ सकती है? देखो, समस्या कोई नहीं है और माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता है, ऊर्जावान है, नए हैं और पूरी उत्साह के साथ काम करेंगे, ऐसी सबकी अपेक्षा है। रामगोपाल जी, आज भजनलाल शर्मा जी ने शपथ लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होकर विधिवत रूप से हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। क्या लगता है आपको कि
जो हम कह सकते हैं तमाम जो मीडिया कर्मियों का जो एनालिसिस है, राजनीतिक पंडितों का जो एनालिसिस है, कहीं ना कहीं राजस्थान फाइनेंशियल दृष्टि से बहुत पीछे हो गया है, जो एक सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान के सामने है। क्या लगता है कैसे पूरी कर पाएंगे वो? देखिए, ये बात सही है कि राजस्थान करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तले दबा हुआ है। पिछली सरकार ने जो यहाँ पर फ्री की योजनाएं चलाई थी, उनके कारण पूरा बोझ बढ़ा है। राजस्व को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर न केवल बोझ है, बल्कि कर्जा चुकाने के लिए भी और पैसा लेना पड़ रहा है, उससे भी नहीं चुक रहा है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसके साथ ही राजस्थान में चाहे अपराध की दृष्टि से देख लीजिए आप, कानून व्यवस्था बुरी तरह से लचर है। पिछली सरकार के कार्यकाल में आपने जो कुछ देखा, जिस तरह से लोगों के सर कलम किए गए और उसके बाद में कानून व्यवस्था बिगड़ी, रेप के मामले बढ़े, पूरा राजस्थान पूरे देश में 1 नंबर रहा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुलझाना वर्तमान जो मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए चुनौती है। लेकिन उससे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मंत्रिमंडल गठन होने के बाद में किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाएगा, क्योंकि नए मुख्यमंत्री हैं और पहली बार के विधायक हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी काफ़ी चुनौतियां हैं, उनका सामना भी इनको करना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि अपराध से लेकर फाइनेंस से लेकर प्रशासनिक दृष्टि से सभी ओर से राजस्थान चुनौती से भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि नए मुख्यमंत्री के साथ जो टीम बनेगी वो अनुभवी टीम होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये टीम अच्छा काम करेगी और राजस्थान को नए विकास के सोपान पर ले जाएगी। हमारे साथ में कुछ और पत्रकार मौजूद हैं। योगेश जी, नया मुख्यमंत्री, नई चुनौतियां, कैसा लगा आपको? पहले तो शपथ ग्रहण आपने यहाँ पर पूरा देखा, हालांकि बहुत शॉर्ट टर्म का हुआ, लेकिन फिर भी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब आगे आप राजस्थान को कहाँ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शपथ ग्रहण की बात करें तो संवैधानिक रूप से उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है। और जब उप प्रधानमंत्री के रूप में देवीलाल ने शपथ ली थी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और एजी को कहना पड़ा था कि वह प्रधानमंत्री की ताकत में कोई दखल नहीं देंगे और एक मंत्री के रूप में ही काम करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मंच से उप मुख्यमंत्री बोलकर शपथ ली गई है, यानी कि संविधान में जो पद ही नहीं है उसकी शपथ ली गई है। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ताकत देता है, लेकिन वह मंत्री के रूप में शपथ लेता है। यह तो शपथ ग्रहण की बात हुई। अब जहां चुनौतियों की बात है तो सबसे बड़ी चुनौती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव 4 या 5 महीने बाद आने वाला है और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनना इतना कठिन नहीं है जितना मंत्रिमंडल चुनना है, क्योंकि यहाँ भौगोलिक दृष्टि से जिला और संभाग अलग हैं, भाषाएं अलग है, जातिगत समीकरण, यहाँ जातिगत समीकरण बिठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी सरकार के लिए। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, उससे पहले मंत्रिमंडल बनाना है। मंत्रिमंडल संक्षिप्त बनेगा। संक्षिप्त में आप किस तरह से सभी संभागों का प्रतिनिधित्व देंगे, किस तरह से उन जातियों का प्रतिनिधित्व देंगे जो कि ताकतवर हैं, मार्शल हैं, जो जातिगत एक साथ होकर वोट करती हैं, जिसकी वजह से भाजपा जीती है। ऐसे में उन लोगों को एक साथ लाकर समीकरण के साथ में मंत्रिमंडल बनाना, यह सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने होगी। हालांकि जिस तरह का भाजपा का सिस्टम है, या चुनौती नहीं दी जाती, फिर भी जातिगत रूप से जिस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुआ था, आपने देखा होगा। योगेश जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको टोक रहा हूं, मेरा अगला सवाल भी यही था। जातिगत समीकरण की आपने बात करी और बीजेपी को कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग करने में मास्टर माना जाता है। मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा, 2 उप मुख्यमंत्री, एक राजपूत और एक SC/ST समुदाय से आने वाले, तो शुरुआत उन्होंने कर दी है जातिगत समीकरण बिठाने की, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर उन्होंने SC को साधा है, राजपूत वर्ग को साधा है, ब्राह्मण जो 6.5% वोट हैं, और 33 साल बाद 1988 में हरदेव जोशी ब्राह्मण के रूप में अंतिम मुख्यमंत्री, उसके बाद में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए ब्राह्मण। इसके बाद में अब ब्राह्मण वर्ग को सिर्फ राजस्थान में नहीं साधा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, इसमें ब्राह्मण बहुत ताकतवर माने जाते हैं। जो तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आदिवासी समुदाय को वहाँ साधा गया, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर यादव समुदाय जो है उसको साधा गया, राजस्थान में खैर सबको पता है ब्राह्मण वर्ग, आपने बताया बहुत सालों बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है, इस पर क्या कुछ कहना है? दरअसल ब्राह्मण को इसलिए बनाया गया, जहां तक मैं समझता हूं, बाकी तीनों प्रदेशों के हिसाब से साधना ठीक है, लेकिन अन्य कौम, दरअसल यहाँ क्या है कि राजस्थान में जातिगत समीकरण इस तरह के हैं कि यदि किसी जाट को आगे किया जाता है तो दूसरी जातियां, यहाँ वोट भी ऐसे होता है जाट वर्सेज अदर्स, 35 जातियां, 36 की जगह 35 जातियां बोली जाती है, जाट को अलग बोला जाता है बोली में। राजपूत को बनाया जाता है तो जाट रिवर्ट करता है। तो
मीणा को बुलाया जाता है, गुजर रिवर्ट करता है, गुजर को बनाया जाता है मीणा। ऐसे में बहुत सोच समझकर लोकसभा को देखते हुए चुनाव को बहुत सही समीकरण उन्होंने साधा। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री चुनना बहुत आसान था कि किसी को बना दिया जाए, लेकिन अब मंत्रिमंडल की चुनौती है। संक्षिप्त मंत्रिमंडल बनेगा लोकसभा चुनाव से पहले, उसके बाद में किसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और सबसे बड़ी परेशानी है इस बार सांसदों को चुनाव लड़ाया, जयपुर से दिया कुमारी को लड़ाया, राज्यवर्धन को। अब दिया कुमारी चूंकि उप मुख्यमंत्री बन चुकी, कैबिनेट मिनिस्टर होंगी, तो राज्यवर्धन के चांस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक ही जिले से 2 राजपूत मंत्री नहीं बनेंगे एक कास्ट के। अब बाबा बालकनाथ भी है, जसवंत यादव, वो एक पूर्व सांसद हैं, एक वर्तमान सांसद छोड़ के विधायक लड़े। अब उनमें से किसे चुना जाता है? यादव में से। वैसे ही किरोड़ी लाल मीणा है, उनको राज्यसभा छुड़वाकर और विधायक लड़वाया गया। उनके कास्ट को भी आस है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद बनाया जाता या बड़ा कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलती। अब उनको कैसे साधेगी भाजपा, यह चुनौतीपूर्ण काम लोकसभा चुनाव से सबसे बड़ा है भाजपा का। बिल्कुल, जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर कहना है कि अब आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मंत्रिमंडल का जो भी गठन होगा उसमें क्या कुछ देखा जाएगा, भले जातिगत समीकरण की बात हो या फिर जिस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का नाम लिया है उनकी बात हो, ये तमाम जो चीजें हैं ये अब आने वाले समय में हमें दिखाई। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सवाई माधोपुर से आए आदिवासी घेरापद दंगल के लोगों ने अपने तरीके से सीएम को शुभकामनाएं दी हैं। आज राजस्थान के नए मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। आपको बता दें कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ राजस्थान से बल्कि बाहर के भी कई प्रदेशों से यहाँ पर लोग आए थे अपने मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए देखने और राजस्थान के मुख्यमंत्री को मुबारकबाद देने, बधाई देने। हमारे साथ राजस्थान के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अक्सर, जो आप मेरे पीछे ध्वनि सुन रहे हैं, अक्सर आपको होली पे सुनाई देती होगी। घेरा है ये, तो इनसे भी हम जानेंगे इसके बारे में कुछ आप बताइए। इसके बारे में ऐसे हम बाबरवा साहिवान रहने वाले हैं। इसके बाद में आज से पूर्वज भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये वो घेरा होता है जहाँ सब समुदाय आदिवासी तो मानते हैं। मामला हमारी साइड लाल सोट में 72 घंटा का रेगुलर कार्यक्रम होता है, इसमें आप लोग सभी पधारते हैं। हेला खाल आप भेजेंगे, हाँ हेला खाल। ये जो है आदिवासी घेरा पद दंगल है, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रारूप में ये बजाया जाता है। पद दंगल के अंदर जिसमें लोकगीत होते हैं, जिसमें संस्कृति की पहचान, संस्कृति के बारे में जानकारी हम प्रदान करते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे हमने गुलाबी जो पगड़ी पहनी है, पिंक सिटी जयपुर को रिप्रेजेंट करती है, और जो धोती कुर्ता है ये राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा है। तो हमारा उद्देश्य आधुनिक संस्कृति के अंदर राजस्थान की जो पारंपरिक सभ्यता है उसको जागरूकता की तरफ ले जाना है और लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आप उनको बधाई देने आए हो, तो कुछ गुनगुनाकर इसकी कुछ थाप देकर कुछ आप बताइए एक बार। आपने देखा कि इस प्रकार से गाकर, इस चंग को बजाकर इन्होंने अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इन्होंने बधाई दी है। और कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ पर इसके बारे में, या फिर इसको बजाकर कुछ नया कोई गीत गुनगुनाना चाहेंगे? देखा आपने किस प्रकार से ये लोग अपने मुख्यमंत्री को यहाँ पर बधाई देने आए हैं, नाच गाकर चंग की थाप पर ये अपने मुख्यमंत्री को यहाँ पर बधाई देने आए और इनकी खुशी का आप देख सकते हैं कोई ठिकाना नहीं है। एक व्यक्ति हमारे साथ इस समय मौजूद है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गांव अटारी से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नरेश शर्मा है। पहले तो मैं और हमारा पूरा अटारी गाँव पूरे
राजस्थान की जनता को बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि उनकी वजह से हमारे एक कार्यकर्ता एक आज मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए और हार्दिक बधाई। और आज हमारे गांव से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर उनके इस समारोह के लिए। सबको न्योता भेजा गया, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एक हमारे कार्यकर्ता को एक हमारे राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है। तो मैं आप लोगों को भी इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने जो कवरेज दिखाया है और बहुत ज़्यादा उस चीज़ की व्यवस्था की गई है, उसके लिए भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने मुख्यमंत्री को ये यहाँ पर बधाई दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। अटारी गांव से व्यक्ति हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो जीवन है, जो सादा जीवन इन्होंने देखा है और एक हम कह सकते हैं किसान के घर से निकले और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, तो उनको ये बधाई देना है और ये चाहते हैं कि राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और आगे बढ़े और तरक्की करे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इंकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मस्जिद पक्ष की वह याचिका है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर की तरह मथुरा के ईदगाह परिसर का सर्वे करने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल बीते दिन गुरुवार 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दे दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया, एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी। हालांकि एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, यह सब 18 दिसंबर को तय होगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई है। इस मेशनिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी के पीठ के समक्ष में कहा, अचानक कल यानी गुरुवार को एक ऑर्डर पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दे दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 18 दिसंबर को हाई कोर्ट सर्वे की मोडालिटी तय करने की सुनवाई करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई हाई कोर्ट के आदेश से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। विंटर वेकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को मस्जिद कमेटी के वकील ने दलीलें दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई अगर नहीं हुई तो अन्य लंबित याचिकाएं पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 26 मई के आदेश को चुनौती देने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह द्वारा याचिका पर सुनवाई किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर विवाद क्या है। समाचार एजेंसी के अनुसार हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि मस्जिद परिसर में एक कमल की आकृति का खंबा और शेषनाग की तस्वीर उपस्थित है। इसके साथ ही याचिका में बताया कि खंबे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक और इंग्रेविंग भी देख रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस साल मई में मथुरा में विवाद से जुड़े सभी केस अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे। इससे पहले सिविल कोर्ट में फरवरी 2020 में याचिका दायर की गई थी। शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता अवैध है, लेकिन तब इस मामले पर सुनवाई से इंकार करते हुए 30 सितंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और कृष्ण विराजमान खुद केस नहीं कर सकते। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मथुरा जिला जज कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसके बाद मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि सिविल कोर्ट में इस पर सुनवाई करे, लेकिन यह मामला सिर्फ साल 2022 से नहीं बल्कि इसकी जड़ें सालों पुरानी है। वर्तमान में मथुरा के कटरा के शिवदेव इलाकों को हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है।
यहाँ कृष्ण मंदिर बना है और इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। कई हिंदुओं का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं कई मुसलमान संगठन इस दावे को खारिज करते हैं। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्टी शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, लेकिन अदालत में इस समझौते को अवैध बताया गया। हिंदू समाज में मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और यही कृष्ण का जन्म स्थान है। यह पूरा इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जो मथुरा जिले के मथुरा बाजार सिटी में स्थित है। याचिकाकर्ता कौन कौन है? रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह, त्रिपुरारी तिवारी। दूसरा पक्ष कौन है? यूपी सुन सेंट्रल फॉर वक्फ बोर्ड, ईदगाही मस्जिद कमेटी, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान। गौरतलब है, मथुरा ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। ज्ञानवापी मामले में भी कोर्ट प्रक्रिया की सक्रिय शुरुआत एडवोकेट कमिश्नर से ज्ञानवापी परिसर की जांच के आदेश के बाद ही हुआ था। वहीं अगर एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने के पक्ष में फैसला आया तो मथुरा का मामला तुल पकड़ सकता है। बहरहाल देखना है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में किए गए पक्षों की अपने अपने दावे में किसके दावे सच साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।